Welcome to my YouTube channel. My name is Komal Sharma. I am postgraduate in molecular biology, specialization in cancer biology. तो मैंने ये YouTube चैनल स्टार्ट किया है so that मैं ऐसे बच्चों तक पहुंच पाऊं जो अंडर प्रिविलेज हैं, इसलिए मैंने इस YouTube का मीडियम भी इंग्लिश रखा है so that ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और जो कि बेसिक प्रॉब्लम होती है कि कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आ रहा, या तो वो पूरा इंग्लिश में होता है या फिर वो अच्छे से समझ ही नहीं आता। सो मेन मेरा फोकस यही है कि अंडर प्रिविलेज लोगों तक पहुंचना सो दैट साइंस की फील्ड में उनको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे यूट्यूब के नीचे कमेंट कर सकते हैं, वीडियोस के नीचे कमेंट कर सकते हैं, आई विल आंसर दैट। थैंक यू सो मच। क्लास 12th बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर 1 एन ओवरव्यू ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो पहले हम देखते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, कि ये चैप्टर हमें कहना क्या चाहता है। दिस चैप्टर गिव्स एन ओवरव्यू ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए which is also called as rDNA technology as to how the application of basic concepts of molecular biology, microbiology, genetics, biochemistry, etc. lead to initial development of rDNA technology. Potential application of rDNA technology in the use of medicine and agriculture is also discussed in the conceptual manner along with some noticeable example of products developed through rDNA technology। तो यहाँ पर दो चीजें हमें देखनी है। एक तो है हमारा मेडिसिनल यूज कि rDNA टेक्नोलॉजी हमने मेडिसिन में कैसे यूज की, और दूसरा एग्रीकल्चर यूज, सेम टेक्नोलॉजी हमने एग्रीकल्चर में कैसे यूज की, उसके कुछ एग्जाम्पल्स अभी हम डिस्कस करते हैं। सो हियर rDNA technology used in medicine. First example is human insulin. आपको पता ही होगा कि आज की डेट में बहुत सारे लोगों को डायबिटीज है। तो डायबिटीज क्यों होती है? जब हमारी बॉडी एडिक्वेट अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करती, जिसकी वजह से जो शुगर होती है वो ब्रेक डाउन नहीं होती और एक्यूमुलेट हो जाती है ब्लड में, यानी कि बढ़ जाती है। उस केस में हमें इंसुलिन की जरूरत होती है। तो पहले के टाइम में ऐसा था, जब तक ये टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हम लोग क्या करते थे, साइंटिस्ट लोग क्या करते थे, पिग में से इंसुलिन एक्सट्रैक्ट करते थे और उसको ह्यूमन के लिए एडमिनिस्टर किया जाता था, यूज किया जाता था, जिसकी वजह से बहुत सारे रिएक्शंस होते थे, क्योंकि ऑब्वियसली ह्यूमन का जीन अलग है और पिग का जीन अलग है, इसलिए उसमें रेसिस्टेंस क्रिएट होता है, बॉडी रेसिस्ट करती है, इन्फेक्शंस होते हैं। सो rDNA टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको हम अपना प्लाज्मिड डीएनए में उसके साथ कंबाइन करते हैं और उसको ट्रांसफर कर देते हैं। बहुत इजी लैंग्वेज में हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा एक जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिसको हम डिनोट करेंगे GOI से, जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये हमने लिया, जो भी हमारे को प्रोडक्ट चाहिए, फॉर एग्जांपल हमें इंसुलिन चाहिए, तो हम इंसुलिन के जीन में से, इंसुलिन के जीनोम में से एक जीन एक्सट्रैक्ट करेंगे जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए। इसको हम एक प्लाज्मिड डीएनए में इनकॉर्पोरेट कर देंगे, यानी कि इसको कंबाइन कर देंगे। अब ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट अलोंग विद प्लाज्मिड डीएनए, क्योंकि हमने एक रिकॉम्बिनेशन बना दिया, इसी को हम बोलते हैं rDNA, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसको हम इंक्यूबेट करेंगे और फिर इसके बाद इसका हम प्रोडक्शन बनाएंगे सो दैट हमारे पास एडिक्वेट अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस हो जाए। फिर हम, जैसे हमारे पास इंसुलिन आता है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने कि वाइल्स में आता है, उसको इंजेक्ट करते हैं डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन से। ओके, सो सेम सोमेटोट्रोपिन, जो कि एक और एग्जाम्पल है,
rDNA इन मेडिसिन का होता क्या है, ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन जो कि रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ के लिए, राइट। सो ये बहुत एडिक्वेट अमाउंट में हमारी बॉडी में रिलीज होता है, बट कहीं पर अगर ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा किसी में तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। सो इसलिए हम सोमैटोट्रोपिन विच इज द नेम ऑफ द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ, इसको भी हम सेम मेथड से क्रिएट करते हैं और पेशेंट्स को या फिर जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम प्रिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट इज वैक्सीन्स। अब आरडीएनए वैक्सीन्स में कैसे यूज होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल वैक्सीन्स क्या होती हैं? वैक्सीन्स क्या होती हैं? जब भी हमें हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल हमें इन्फ्लुएंजा हो जाए या फिर हमें इन्फेक्शन हो जाए बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंजा, उसकी वजह से हमारी बॉडी फाइट कर सके उसके अगेंस्ट, उसमें हम वैक्सीन्स लेते हैं। बच्चों में एचपीवी की वैक्सीन लगती है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगती हैं, सो दैट कभी भी जब ये वायरस हमें लाइव अटैक करे तो हमारी बॉडी में एडिक्वेट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो इनके अगेंस्ट। तो एक तो ट्रेडिशनल मेथड था कि हम पूरा का पूरा वायरस ले रहे हैं और उसको हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं, जो कि वो वायरस है उसको हम पहले प्री हीट कर रहे हैं सो दैट वो थोड़ा सा डाउन हो जाए, उसकी जो वेरुलेंस है, जो उसका हमें बीमार करने की शक्ति है वो कम हो जाए। बट उससे क्या होता है, बॉडी में रिएक्शंस भी होते हैं, बॉडी में फीवर भी आता है। तो अभी जब हम सुनते हैं कि पेनलेस वैक्सीन्स, तो वो यही होती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाई हुई वैक्सीन्स, राइट। इसमें हम सिर्फ एक छोटा सा वही जीन ले रहे हैं, वो पार्ट ले रहे हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने के लिए, और उसके बेसिस पे हम लोग वैक्सीन तैयार कर देते हैं जिससे कि इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट हो सके। देन नेक्स्ट इज जीन थेरेपी। इन जीन थेरेपी, जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि वी आर गिविंग अ थेरेपी विद द हेल्प ऑफ जीन्स। तो इस केस में क्या होता है, कोई भी ऐसी डिसीज या कोई डिसऑर्डर जो हमारी बॉडी में हमारे जीन को, सीक्वेंस ऑफ जीन को या तो ब्रेक कर दे या फिर उसको खराब कर दे, उस केस में या तो हमें कोई डिसीज होगी या फिर कोई हमें डिसऑर्डर होगा। उस केस में हम क्या करते हैं, एक करेक्टिव जीन सीक्वेंस लेते हैं और कैस्पर केस 9 इज अ टेक्निक जो हम बाद में पढ़ेंगे, उससे हम उस करेक्टेड जीन को पेशेंट की बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं, जिसकी वजह से जो जीन है वो करेक्टिव जीन उस डीएनए में एंटर करेगा और जो भी प्रोटीन, गलत प्रोटीन प्रोड्यूस हो रहा था उसको वो करेक्ट करेगा। जिसके हम एग्जाम्पल्स में, जैसे कि डिसीज हो गई कैंसर, तो कैंसर इज अ डिसीज ऑफ म्यूटेशन। जब भी जीन में म्यूटेशन होता है दैट मे कॉजेस कैंसर, राइट। सो उस केस में इन सर्टेन कैंसर्स वी गिव जीन थेरेपी। अदरवाइज देर आर सम डिसऑर्डर्स और देर आर सम जेनेटिक डिसीजेस जैसे कि हीमोफीलिया। सो हीमोफीलिया में एग्जैक्टली एक्स क्रोमोसोम में जीन म्यूटेट होता है, जिसकी वजह से ब्लड डिसऑर्डर बॉडी में बनता है और ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होती। तो उसमें हम क्या करेंगे, एक हेल्दी जीन लेंगे, उसको हम एडमिनिस्टर करेंगे पेशेंट की बॉडी में, सो दैट जो एक अनहेल्दी जीन है या एक ब्रोकन जीन है या फिर एक म्यूटेटेड जीन है जो कि कॉज कर रहा है हीमोफीलिया, उसको हम रिप्लेस कर सके हमारे हेल्दी जीन से, एंड उसको हम या तो प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं या फिर ट्रीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जीन थेरेपी, राइट।
So the next topic is rDNA in agriculture. अब हम ये देखते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में कैसे यूज होती है. इसका फर्स्ट एग्जांपल इज बीटी कॉटन, वेरी मच फेमस. सो बेसिकली बीटी कॉटन की स्टोरी ये है कि पहले के टाइम में जब कॉटन की फील्ड्स होती थी तो वहां पर जो इंसेक्ट्स होते थे जो कि कॉटन को खा जाते थे और सारी की सारी फसल खराब हो जाती थी. उसको ध्यान में रखते हुए साइंटिस्ट ने एक ऐसा जीन आइसोलेट करा फ्रॉम बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis, जहां से बीटी नाम मिला. सो दिस बीटी जीन गॉट इनकॉर्पोरेटेड इन कॉटन, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो कॉटन का प्लांट था जब भी उसको इंसेक्ट खाने आता था उसके गट में, क्योंकि वहां का जो पीएच था वो एल्कलाइन था, उसके गट में इस जीन की वजह से एक रिएक्शन होता था, एक सर्टेन केमिकल प्रोड्यूस होता था और उसका गट बर्स्ट हो जाता था और उसकी डेथ हो जाती थी. इससे क्या होता था कि जो हमारी कॉटन थी उसकी फील्ड्स सेव होने लगी. सेम कॉन्सेप्ट इन द बीटी कॉर्न. नाउ गोल्डन राइस. सो गोल्डन राइस की स्टोरी ये है कि 1990 में दो साइंटिस्ट जो कि इंगो पुट्रिकस एंड पीटर बेयर, इन्होंने देखा कि देयर आर certain children who are suffering from childhood blindness and also there are children जिनकी डेथ हो रही है बिकॉज ऑफ द मीजल्स. और जब चेक करा, जब रिसर्च करी गई तो पता लगा दीज बोथ आर कनेक्टेड विद द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए. सो क्योंकि चावल राइस ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम किए जाते थे तो नॉर्मल राइस में तो विटामिन ए नहीं होता. तो इन दोनों साइंटिस्ट ने सोचा कि हम ऐसे राइस बनाए जिसमें हमें विटामिन ए मिल जाए. तो व्हाट दे डिड, इन दोनों ने 3 जीन्स आइसोलेट करे which were PSY, which is phytoene synthetase from daffodil, CRTL, which is phytoene desaturase from soil bacteria Erwinia unidovora, and also the another gene which is lycopene beta cyclase. Gene name is ICY from daffodil again. So these 3 genes helped to produce beta carotene, which produces vitamin A. And because of this effect, color of the rice become goldenish yellow, and जो कि डिफरेंशिएट करता है नॉर्मल राइस से विच आर white in color or off white in color. So that is how golden rice produced. And these are the main examples how our DNA technology helped in agriculture. इन प्लांट्स को, इन क्रॉप्स को या इन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या फिर GMO, because we have manipulated the genetic sequence in these organisms. That is why they are known as genetically modified organisms or genetically modified crops in the case of agriculture. Right? So next is breakthrough of rDNA technologies. First of all, the scientists understood that DNA is not only carries its genetics information but also propagate from one generation to another. That means जो डीएनए है वो सिर्फ अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन ही कैरी नहीं कर रहा एक ह्यूमन बीइंग में या फिर एक ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, बट ऑल्सो ट्रांसफर भी कर रहा है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में.
सेकेंड ब्रेक थ्रू वॉज डिटर्मिनेशन ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इसका क्या मतलब है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, हेलिक्स एंड डबल हेलिक्स, यानी कि कहीं ना कहीं दो स्ट्रैंड्स हैं जो आपस में हेलिकल फॉर्म में डीएनए में एग्जिस्ट करते हैं। अब इस डबल हेलिकल का एडवांटेज ये है कि जब भी रेप्लिकेशन होती है तो ये अलग अलग हो जाते हैं, एक स्ट्रक्चर और दूसरा स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाता है, और जो इंफॉर्मेशन इसके पास होती है उसके बिहाफ पे एक दूसरा स्ट्रैंड प्रोड्यूस हो जाता है, यानी कि जो नया स्ट्रैंड बना वो पुराने वाले के इसके सेम है, और जो यहां नया स्ट्रैंड बना वो पुराने वाले का इसका सेम है, और फिर ये हेलिकल की फॉर्म में आ जाते हैं। दैट मीन्स कि एक से दो, फिर दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, ऐसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है जब भी डीएनए रेप्लिकेट करता है, यानी कि जो हमारी इंफॉर्मेशन है जीन की, जब तक कि उसमें कोई म्यूटेशन नहीं हो रही वो कैरी होती रहेगी। अब नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग द ट्रांसक्रिप्शन, translation and replication of DNA was also the breakthrough from the scientist science. इसके बारे में हम अभी देखते हैं। So what is double helical structure of DNA? जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि दो स्ट्रैंड होंगे डबल हेलिकली फॉर्म में, यानी कि स्पाइरल फॉर्म में दो strand will be there. It was discovered by James Watson and Francis Crick. That's why it is known as that is why it is known as Watson and Crick model of double helical structure of DNA. Right? So basically हमारा जो DNA है उसका जो स्ट्रैंड है उसमें हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। कौन कौन से? गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड एडेनिन। गुआनिन हमेशा पेयर करेगा ट्रिपल बॉन्ड के साथ विद साइटोसिन, वाइस वर्सा, और थाइमिन हमेशा डबल बॉन्ड के साथ पेयर करेगा एडेनिन के साथ में, और वाइस वर्सा। सो दीज बॉन्ड्स आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, यानी कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स, अगर तो ये गुआनिन है तो यहां पर साइटोसिन होगा विद ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, अगर यहाँ पे एडेनिन है तो यहाँ पे थाइमिन होगा विद डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड सो ऑन। सो दिस इज हाउ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इज मेड। नाउ जब भी एक से दो, दो से चार, या फिर हम बोले कि रेप्लिकेशन होती है डीएनए में, तो क्या होता है, ये एक जिसको हम ए बोल दें और जिसको हम बी बोल दें, हाइड्रोजन बॉन्ड्स सारे डिसमेंटल होते हैं और ए अलग हो जाता है और बी अलग हो जाता है। राइट? अब जैसे जैसे इसके पास हमारे न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, उसी के अगेंस्ट हमारे पास दूसरे जो स्ट्रैंड बनेगा न्यू, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होंगे। तो यानी कि जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो किसके सिमिलर होगा? बी वाले के सिमिलर होगा। और सिमिलरली जो बी वाला स्ट्रैंड था, टेम्पलेट स्ट्रैंड, उसका जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो किसके सिमिलर होगा? वो ए के सिमिलर होगा।
राइट। तो यानी कि जो पुराने दोनों ए और बी हमारे स्ट्रैंड थे वो यूज होंगे एज टेम्पलेट स्ट्रैंड्स, और जो न्यू स्ट्रैंड फॉर्म होंगे वो हमारे फिर से डीएनए को डबल हेलिकल में बना देंगे, डबल हेलिकल बन जाएगा हमारा डीएनए मॉलिक्यूल। सो दिस इज हाउ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए प्रोड्यूसेस। So the next breakthrough was understanding the concept of central dogma of life. What is central dogma of life? When we talk about DNA, so जब डीएनए से डीएनए बनता है, डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है, जो कि हमने अभी पहले देखा था कि एक टेम्पलेट से न्यू टेम्पलेट, कॉम्प्लीमेंट्री टेम्पलेट फॉर्म होता है, जिसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए से डीएनए का बनना। सिंपल, राइट। फिर डीएनए से आरएनए का बनना। अब डीएनए से आरएनए का बनना, स्पेसिफिकली एमआरएनए, यानी कि मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए। अब ट्रांसक्रिप्शन, नाम से ही पता लग रहा है कि कोई स्क्रिप्ट है, राइट। यानी कि कोई ऐसी चीज जो कि रीडेबल हो, जो कि हम पढ़ सकें। हम मतलब कौन? हमारी बायोलॉजिकल सिस्टम उसको समझ सके, तो वो होता है डीएनए से आरएनए बनना। एक स्क्रिप्ट जनरेट हो रही है। फिर जब एमआरएनए हमारा बन जाता है, फिर एमआरएनए से हमारी बॉडी, क्योंकि हमारे पास स्क्रिप्ट आ गई, अब स्क्रिप्ट पढ़कर हम कुछ समझेंगे भी तो सही। तो जब हम वो समझ रहे हैं, हम उसको क्या कर रहे हैं? उस स्क्रिप्ट को ट्रांसलेट कर रहे हैं। ट्रांसलेट किसके फॉर्म में? प्रोटीन के फॉर्म में। यानी कि जो जीन हमारा बनेगा उसको रीड करके कौन सा प्रोटीन बनेगा और क्या एक्सप्रेशन होगा उस प्रोटीन का, उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। और ये हमारी बायोलॉजिकल सिस्टम कैसे करता है? स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली होता रहता है। So DNA से RNA transcription, we are ready with the script. Then RNA से protein, which is expression of certain features, we can say features or certain hormones or certain chemicals. Everything is protein. Everything. आपका hair color से लेके आपका eye color, आपका skin color, आपकी height, आपकी digestion का process, everything is because of the expression of certain proteins. And वो कहां से पता लग रहा है? फॉर्मेशन ऑफ mRNA. mRNA कहां से बन रहा है? विद द हेल्प ऑफ डीएनए। और जब डीएनए में ही म्यूटेशन हो जाती है, डीएनए में ही कोई खराबी हो जाती है, तो mRNA भी गलत बनेगा और प्रोटीन भी गलत प्रोड्यूस होगा, जिसका कॉज होता है डिसीजेस। गलत प्रोटीन का प्रोड्यूस होना, विच एक्सप्रेस एज अ डिसीज इन आवर बॉडी, राइट। सो ये रहा हमारा रिजल्ट। जब हमारा प्लाज्मिड और जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कराते हैं, तो सेम ही तरह के हमारे पास एंड्स बनेंगे। अब ये कैसे कनेक्ट करेंगे? जैसे कि हम देख सकते हैं, ये यहां ऐसे कनेक्ट कर जाएंगे और ये लाइगेट हो जाएगा। और सेम हमें इमेजिन करना है इस एंड पर और इस एंड पर, सो दैट ये एक ऐसे करके एक पूरा सर्कल बन जाएगा, जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी ऑलरेडी कैरी होगा। और जब जब ये प्लाज्मिड, जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि अब ये बन गया हमारा आरडीएनए, बिकॉज क्योंकि ये रिकॉम्बिनेशन है। किसका रिकॉम्बिनेशन है? जीन ऑफ इंटरेस्ट का और हमारे प्लाज्मिड डीएनए का। तो क्योंकि अब इसको हम बोलेंगे आरडीएनए, और जब जब ये मल्टीप्लाई होगा,
जब जब ये मल्टीप्लाई होगा तब तब हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी साथ में मल्टीप्लाई होता रहेगा और हमारे पास ज्यादा प्रोडक्शन में जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट होगा। दैट्स इट। नाउ हियर कम्स व्हाई आर डीएनए। हमें रिक्वायरमेंट ही क्यों है रिकॉम्बिनेंट डीएनए की? जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि इंसुलिन के थोड़े से अमाउंट के लिए भी हमें बहुत सारे अमाउंट में पेनक्रियास की जरूरत होती थी। किसकी पेनक्रियास? एनिमल की पेनक्रियास। तो होता ऐसा था उस टाइम पर कि जो साइंटिस्ट थे वो स्लॉटर हाउस जाते थे और वहां से पेनक्रियास इकट्ठी करते थे जानवरों की, मोस्टली पिग की, और उसमें से एक्सट्रैक्ट करते थे इंसुलिन। और वो बहुत ही कम अमाउंट में होता था क्योंकि हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं वो बहुत ही मिलीग्राम में एक बारी में प्रोड्यूस होते हैं। तो उस चक्कर में जो इंसुलिन था वो बहुत ही कम अमाउंट में एक्सट्रैक्ट हो पाता था, जिसकी वजह से कम अमाउंट की होने की वजह से वो कम ही लोगों के लिए अवेलेबल हो पाता था और उसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हाई होती थी। और साथ साथ एक और प्रॉब्लम ये थी कि वो इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स क्रिएट करता था, यानी कि बॉडी उसको रिजेक्ट करती थी क्योंकि वो था किसका? एनिमल का। और हमारी बॉडी में दूसरे एनिमल या दूसरी स्पीशीज के लिए ऑब्वियसली रिस्पॉन्स क्रिएट तो होगा ही, जिसकी वजह से रिजेक्शन होना, जिससे कि एलर्जीज या फिर फीवर या फिर इन्फेक्शन होना बहुत कॉमन था। सेम विद सोमेट्रोपिन, जो कि एक ग्रोथ हार्मोन होता है और जो कि सिक्रीट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। यहां पर भी स्लॉटर हाउस से पिट्यूटरी ग्लैंड्स एक्सट्रैक्ट किए जाते थे, उसमें से बहुत मिलीग्राम में सोमेट्रोपिन एक्सट्रैक्ट किया जाता था। इंसुलिन फॉर डायबिटीज एंड सोमेट्रोपिन फॉर ड्राफिज्म, बिकॉज सोमेट्रोपिन इज अ ग्रोथ हार्मोन जिससे कि हाइट ज्यादा होती है। ऑलराइट, सो एक तो हो गया एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स। यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स क्या है? कोई भी टाइप का हार्मोन हो गया या कोई और, जैसे कि एसिटिक एसिड है या फिर कोई भी हमारा प्रोडक्ट हो गया। नेक्स्ट इज इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स, प्रिवेंशन फ्रॉम रिजेक्शन। क्योंकि अब जो हम जीओआई यूज कर रहे हैं, जो हम जीन ऑफ इंटरेस्ट यूज कर रहे हैं, वो ह्यूमन का ही है। हमने उसको ह्यूमन डीएनए से लिया है और प्लाज्मिड के अंदर उसको इनकॉर्पोरेट किया है। तो जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो ह्यूमन प्रोडक्ट ही होगा, जिसकी वजह से रिजेक्शन नहीं होगा। सेकेंड इज अवेलेबल टू ऑल, बिकॉज प्रोडक्शन इजी है तो अवेलेबिलिटी भी ज्यादा होगी, और अवेलेबिलिटी ज्यादा है तो सबके लिए अवेलेबल इजिली हो जाता है। लास्ट इज कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब है लो प्राइस, क्योंकि प्रोडक्शन हाई है, अवेलेबिलिटी हाई है, तो कॉस्ट डाउन हो गई। अब कॉस्ट डाउन हो गई तो लो प्राइस पे अवेलेबल हो गई चीजें और सबके लिए अफोर्ड कर पाना भी इजी हो गया। सो दैट बहुत सारे, आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को डायबिटीज है और वो बहुत इजीली सबके लिए मेडिसिन अवेलेबल है, इंजेक्शंस अवेलेबल है। अगर आप उसकी लेबल पढ़ेंगे तो उस पर लिखा होता है ह्यूमन बेस्ड इंसुलिन। क्यों? क्योंकि वो ह्यूमन के जीन से एक्सट्रैक्ट करके उसको बनाया है। Here comes next topic, rDNA in therapeutics. थेरापेटिक्स का मतलब जब हम टेक्नोलॉजी को मेडिसिन में यूज कर रहे हैं या हम ट्रीटमेंट में यूज कर रहे हैं, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैंसर ट्रीटमेंट में, जैसे कि इंटरफेरॉन अल्फा। इंटरफेरॉन को हम IFN ऐसे लिखते हैं। इंटरफेरॉन अल्फा हम यूज करते हैं कैंसर ट्रीटमेंट में, क्योंकि इसके पास एक बहुत अच्छी एबिलिटी होती है विच कॉल्ड एज प्रो एपोप्टोटिक एक्टिविटी। एपोप्टोटिक एक्टिविटी मतलब सेल का नेचुरली एक टाइम के बाद ऐसा टाइम आता है जब सेल मर जाता है
और कैंसर के केस में क्या होता है, जो सेल होता है वो कंटिन्यू मल्टीप्लाई करता रहता है और बढ़ता रहता है बिना किसी स्टॉप के। तो क्योंकि इंटरफेरॉन अल्फा के पास एक एक्टिविटी है, एक प्रॉपर्टी है, आई वुड से, विच इज नोन एज प्रो एपोप्टोटिक प्रॉपर्टी। दैट मीन्स किस चीज में प्रो है ये, एपोप्टोसिस में। अब एपोप्टोसिस का मतलब है किलिंग ऑफ सेल। तो यानी कि ये इंटरफेरॉन अल्फा कैंसर सेल्स को एक टाइम के बाद किल करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से काफी हद तक हम कैंसर को कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि इसके साथ साथ बहुत सारे मल्टीपल हमें और भी चीजें देखनी होती हैं, बट ये एक मेन चीज है कैंसर ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट इज प्लाज्मोजेन एक्टिवेटर। अब प्लाज्मोजेन एक्टिवेटर यूज होता है जब हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉट हो जाता है, उसको डाइल्यूट करने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए। मेनली जो हमारे ब्लड में फिब्रिन होता है वो बना होता है एक अमाइनो एसिड का। वो अमाइनो एसिड है सीरीन। क्योंकि फिब्रिन सीरीन अमाइनो एसिड का बना होता है और ये प्लाज्मोजेन एक्टिवेटर एक सीरीन प्रोटीएज है। एज मतलब एंजाइम। किसका एंजाइम, सीरीन को डाइजेस्ट करने का एंजाइम। दैट मीन्स प्लाज्मोजेन एक्टिवेटर हम यूज करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में, सो दैट वो क्लॉट खत्म हो जाए। सिमिलरली यूरोकाइनेज, जैसे कि नाम से पता लग रहा है यूरो, दैट मीन्स कम्स फ्रॉम किडनी। सो यूरोकाइनेज made from kidneys, it also help in dissolving the clots, mainly where in lungs. When blood lungs में क्लॉट हो जाता है तब भी यूज यूरोकाइनेज, सो दैट लंग्स के क्लॉट्स को हम डिसॉल्व कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक इज आरडीएनए टेक्नोलॉजी इन फाइटोकल्चर, यानी कि हम आरडीएनए को प्लांट कल्चर में कैसे यूज कर सकते हैं या कैसे यूज करते हैं। फर्स्ट इज डिसीज रेसिस्टेंस, यानी कि प्लांट में होने वाली कोई भी डिसीज को हम रेसिस्ट कर सकें, जिसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल और फर्स्ट एग्जाम्पल है tobacco mosaic virus resistant tobacco plant, which was done by China, and China was the first country, China पहली कंट्री थी जिसने टोबैको मोजैक वायरस की अगेंस्ट टोबैको प्लांट को कमर्शियलाइज, उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाया। इसमें जैसे कि नाम से पता लग रहा है, टोबैको मोजैक वायरस एक वायरस है जो कि किसको इन्फेक्ट करता है, टोबैको प्लांट को। और इसके केस में एक ऐसा जीन इंट्रोड्यूस करा टोबैको प्लांट में जो कि उस वायरस के अगेंस्ट एंटीवायरल प्रॉपर्टीज शो कर सके, जिससे कि प्लांट को इन्फेक्शन ना हो। इसके और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि बनाना में निमेटोड इन्फेक्शन, उस केस में हम सर्टेन जीन यूज करते हैं जो कि निमेटोड को रिस्ट्रिक्ट करता है उस प्लांट में या उस क्रॉप में इन्वेड करने से। देन सेकंड इज ड्रॉट रेसिस्टेंट प्लांट्स। ड्रॉट मींस जब पानी जहां पर कम होता है, उस केस में जो फर्स्ट क्रॉप थी वो थी MON 87460, क्योंकि ये डेवलप हुई थी मॉन्सेंटो कंपनी के बिहाफ पर इन 2009। यूएस में जो ये इलाका था वहां पर पानी बहुत लिमिटेड था उस टाइम पर, तो क्योंकि ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप थी इन 2009, इसका फर्स्ट कमर्शियल यूज हुआ था 2013 में, जहां पर इस क्रॉप को 50,000 हेक्टेयर के एरिया में उगाया गया और अगले ही साल 5 टाइम्स इंक्रीज करके, यानी कि 275,000 हेक्टेयर के एरिया में उस क्रॉप को फिर से उगाया गया इन 2014। सो दिस इज हाउ MON 87460, which is the maize plant crop. It is a maize plant crop.
मेज मीन्स कॉर्न, जो आप कॉर्न खाते हैं। अमेरिकन कॉर्न इसलिए बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं बिकॉज ऑफ दिस जेनेटिकली मॉडिफाइड मेज क्रॉप। तो जितने भी हम कॉर्न खाते हैं दे आर मोस्टली इंपोर्टेड फ्रॉम अमेरिका। देन नेक्स्ट इज सैलिनिटी टॉलरेंस। सैलिनिटी मीन्स सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। जहां पर भी पानी में सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा वहां पर ऑर्गेनिज्म को ऑस्मोरेगुलेशन, डिहाइड्रेशन और नेक्रोसिस जैसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। जब सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा तो वहां पर कोई भी क्रॉप इजीली नहीं उग सकती। इस केस में जो फर्स्ट सैलिनिटी टॉलरेंट क्रॉप इंट्रोड्यूस की गई दैट वाज सोयाबीन। तो सोयाबीन नॉर्मली हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में एग्जिस्ट नहीं कर सकती थी, जिसकी वजह से उसमें ऑस्मोरेगुलेशन एंड नेक्रोसिस जैसी प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ती थी प्लांट को, और वो एट द एंड मर जाती थी। उस केस में इंट्रोडक्शन ऑफ GMSALT3 जीन इंट्रोड्यूस किया उस प्लांट में, जिसकी वजह से जो सोडियम कॉन्सेंट्रेशन था वो उसकी शूट्स में, उसकी स्टेम्स में एक्यूमुलेट नहीं होता था, यानी कि इकट्ठा नहीं होता था, और उसकी वजह से जो सोयाबीन क्रॉप थी वो इजीली ग्रो कर पाती थी। दिस इज हाउ आर डीएनए टेक्नोलॉजी हेल्प इन plant culture, and most of the organisms that we are eating, plant products that we are eating, genetically modified crops, because in this era, because of the RDNA टेक्नोलॉजी, जैसे जब RDNA टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई तो क्योंकि क्रॉप्स को उगाना इजी हो गया एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेथड्स, इसलिए आज के टाइम में हम जो भी क्रॉप्स, जो भी वेजिटेबल, जो भी फ्रूट्स कंज्यूम करते हैं मोस्टली दे आर जेनेटिकली मॉडिफाइड वन और अनदर मैनर, राइट। और ऐसे ही आने वाले टाइम में हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके बहुत सारे एनिमल प्रोडक्ट भी इंक्रीज कर सकते हैं, बिकॉज एनिमल प्रोडक्ट्स मेनली प्रोटीन्स और एनी काइंड ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स आर बहुत ज्यादा डेलिकेट होते हैं कंटामिनेशन के या वायरल अटैक के, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट होता है वो खराब हो जाता है, कंटामिनेट हो जाता है। और इस केस में हम RDNA टेक्नोलॉजी का यूज करके उसकी कॉस्ट को भी कम कर सकते हैं और प्रोडक्शन को भी इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि अभी राइट नाउ बहुत सारे रिसर्च ऑलरेडी उस पर चल रही है जो हमें पता भी नहीं होता, और मार्केट में न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं डे बाय डे, जिसमें अगर आप डीपली पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि जितने भी एनिमल प्रोड्यूस या एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें बहुत सारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है विद अदर, ऑफ कोर्स, अदर टेक्नोलॉजीज एज वेल। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इसके बाद थोड़े से मेन पॉइंट्स हैं जो कि हम समराइज करेंगे। सो बेटा आपकी बुक में एक बॉक्स दिया हुआ है आफ्टर दिस चैप्टर, जो कि हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। In 1917, Carl Ehrlich coined the term biotechnology. In 1944, Avery, MacLeod and McCarthy demonstrated that DNA is the genetic material. ये एक प्रैक्टिकल किया गया था, एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसकी डिटेल आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। In 1952, Joshua Lindbergh discovered plasmids, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। In 1953, Watson and Crick proposed double helical structure of DNA, जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। Now in 1960s, Werner Arber, Matthew Melson discovered type 1 restriction enzymes. अब type 1 का क्या मतलब है? Restriction enzymes are of different types, type 1, type 2, type 3 and so on, जो मैं आपको एक वीडियो में डिस्कस कर दूंगी। Then in 1967, Gellert, Lehman, Richardson and Hurwitz discovered ligase enzymes. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। Ligase enzymes are the enzyme which ligate two fragments which join to DNA fragments. Then 1970, Hamilton O. Smith and Thomas J. Kelly discovered type 2 restriction enzymes. 1972, Paul Berg assembled the first recombinant DNA from a bacterium into virus. Bacterium कौन सा था? E. coli. In 1973, Stanley N.
Cohen and Herbert Boyer developed DNA cloning and rDNA technology, which we have already covered. Then in 1975, George J.F. Kohler and Cesar Milstein described the hybridoma technique for production of monoclonal antibodies. इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा. Then in 1982, FDA approved world's first recombinant DNA therapeutic product, Humulin, developed by Eli Lilly and Genentech. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ह्यूमिलिन इज ह्यूमन इंसुलिन. पहले जो इंसुलिन था हम एक्सट्रैक्ट करते थे सर्टेन एनिमल्स से, और उसके बाद जब आरडीएनए टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई तो हम ह्यूमन जीन को इंट्रोड्यूस करके ह्यूमिलिन यानी कि ह्यूमन इंसुलिन प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने लगे. Then in 1983, Kerry Mullis developed polymerase chain reaction, which is PCR, जिससे कि हम अपने प्रोडक्ट को एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर सकते हैं. अगर हमारे पास एक सेट है डीएनए का तो उसको हम 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे एक्सपोनेंशियल ग्रो करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पीसीआर, जो कि मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये एक्चुअल में होता है. Then we have 1984, Sir Alec Jeffrey invented DNA fingerprinting. Again, very interesting topic. इसके लिए हम एक separate वीडियो में देखेंगे. In 1986, the first recombinant vaccine, Recombivax HB for hepatitis B, was approved for human use. Hepatitis B is again virus which affects our liver and causes disease. In 1990, Human Genome Project officially initiated, which was coordinated by US Department of Energy and the National Institute of Health. Again, Human Genome Project was the project जिसमें हमने human के सारे genome के बारे में study करी, and it took very long time to study all the genes, all the productive genes of human body, जिसके बारे में again एक separate वीडियो में आपको डाल दूंगी. Then we have 1994, the first genetically engineered crop, Flairshire tomato, was introduced, which was produced by Calgene in 1992. जो आपको लर्न करना है, जो कि 1 मार्क या 2 मार्क में ये क्वेश्चन आ सकता है. 1996, Keith Campbell and Ian Wilmot cloned the first mammal from adult somatic cell using nuclear transfer. Dolly, a sheep. So Dolly sheep की स्टोरी बहुत फेमस है और बहुत हम इसको एक टेक्निक है कैसे बिना जर्म सेल के, बिना एक स्पर्म के या एक सिर्फ सोमैटिक सेल से ही एक क्लोन को रेडी कर दिया गया था. उसकी भी मैं आपको डिटेल में वीडियो में शेयर करूंगी how it actually happened. Then in 1996, researchers at Monsanto developed BT cotton, the first commercially released it in China and the United States in 1996, followed by its introduction in India in 2003. BT cotton we have already studied about this, कि कैसे उसको इंसेक्ट के अगेंस्ट इंसेक्ट रेसिस्टेंट बनाया गया और उसका प्रोडक्शन इंक्रीज किया. Then in 2000, Ingo Potricus and Peter Beer developed golden rice, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, जिसमें कि विटामिन ए की प्रॉपर्टी भी होती है, जिसकी वजह से उसका कलर गोल्डन हुआ और उसको गोल्डन राइस बोला गया. और बिकॉज ऑफ द विटामिन ए इट हेल्प्स इन फाइटिंग blindness and also measles. In 2003, Human Genome Project was completed. It started in 1990 and completed in 2003. 2004, Avastin, an
VEGF monoclonal antibody for cancer treatment was discovered. इसके लिए भी मैं आपको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की ही वीडियो में एग्जाम्पल इसका मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी. 2006, a recombinant vaccine, Gardasil against human papilloma virus, which is HPV, receives FDA approval, which causes cervical cancer. In 2006, again, discovery of RNA interference gene slicing by double-stranded RNA was introduced. Again, this is again different topic, so we'll make a video for this as well. In 2010, Robert Edwards awarded Nobel Prize for development of human in vitro fertilization therapy IVF. आपने सुना ही होगा, जब नेचुरली फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती तो हम आउटसाइड द बॉडी इन द लेबोरेटरी एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं जो कि हमारा सेम रहता है बॉडी के अंदर और फर्टिलाइजेशन होती है. उसके बाद हम उसको इम्प्लांट करते हैं जिसको हम IVF टेक्नोलॉजी बोलते हैं. So it was discovered in, I would say developed in 2010. In 2012, Shinya Yamanaka and John B. Gooden discovered the mature differentiated cells can be reprogrammed into induced pluripotent stem cells. Pluripotent का मतलब ऐसे stem cells जो हम जिनको एक्सट्रैक्ट करके अगर हम उनको एक एनवायरमेंट और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे तो वो हमारी सर्टेन ऑर्गन्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, जो कि कॉन्सेप्ट होता है जिसमें कि हमारी जो बॉडी है, अगर मुझे हार्ट की जरूरत है और मेरे पास मेरे स्टेम सेल्स ऑलरेडी रिजर्व्ड है, ऑलरेडी मैंने उनको रिजर्व बैंक में या फिर स्टेम सेल बैंक में रखवा रखा है, तो जब भी मुझे कोई भी बॉडी ऑर्गन की जरूरत होगी तो मैं उनको लेबोरेटरी की मदद से, ऑब्वियसली साइंटिस्ट की मदद से अपने किसी भी पार्ट में उनको कन्वर्ट कर सकती हूँ, करवा सकती हूँ और मुझे कोई रिजेक्शन भी नहीं होगा क्योंकि वो मेरे खुद के ही बॉडी पार्ट है. तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पे भी एक अलग से मैं आपको वीडियो इंट्रोड्यूस कराऊंगी. Then in 2019, recent advances in CRISPR-Cas9 genome editing tool. CRISPR-Cas9 is an gene editing tool जिससे कि हम यूज करके किसी भी जीन को एडिट करके उसके अंदर एक जीन, बाहर का जीन इंट्रोड्यूस करा सकते हैं या फिर कोई बेकार जीन, ब्रोकन जीन या फिर एक डिसीज कॉजिंग जीन को हम निकाल सकते हैं. सो दिस इज अ टूल, वेरी मच गुड invention in science. Then in 2020, recombinant vaccines against COVID-19 was developed. ये तो सबसे न्यू टॉपिक है, ये आपने सुना भी होगा, इसके बारे में भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे. So this is all about the chapter. In next video, we'll discuss about the question answers and I will leave the link in the description so that you can complete your exercise with the help of that. Thank you so much.